हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल वेस्ट स्टडी क्लास पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके बाद एक नई क्लास लाए हैं। इस क्लास में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है आपका रेनिफाइड एग्रीकल्चर एंड वाटर सेट मैनेजमेंट अर्थात वर्षा आधारित कृषि एवं वाटर सेट प्रबंधन के कुछ विशेष प्रश्न लाए हैं जिनकी आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह क्लास आपके बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर के सभी छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, तो वीडियो को बड़ी ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है बेस्ट स्टडी क्लास की पहचान। तो आज का पहला प्रश्न है, टांका क्या है? या टांका पर टिप्पणी करिएगा। दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि टांका क्या है, इस पर टिप्पणी करिएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो यह है कि यह जल संग्रहण का एक पारंपरिक तरीका होता है जिसको टांका बोला जाता है। टांका क्या है? यह जल संग्रहण की एक पारंपरिक तकनीकी है। इसका उपयोग मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में बहुत होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका प्रयोग पश्चिमी राजस्थान में बहुत होता है। इसका उद्देश्य बरसात के पानी को एक पक्के कुंड या हौज में एकत्रित करना, जिसको जरूरत के मुताबिक उपयोग में लिया जा सकता है। घरों की छतों पर बरसने वाले पानी को जमीन के नीचे बनाए गए टांकों में भरा जाता है और इसे अच्छी तरह ढककर रखा जाता है। इसे टांकों का आकार जल ग्रहण क्षेत्र अर्थात छतों में वर्षा जल एकत्रित करने की क्षमता पर निर्भर करता है। क्या करता है कि जो छत पर जितना वर्षा जल एकत्रित होता है उसके अनुसार इस क्षमता पर निर्भर करता है। टांका सभी तरफ से पक्का बनाया जाता है जिससे कि पानी कहीं से भी रिसकर बाहर ना निकल पाए या ना बह पाए। अगला प्रश्न है कि सस्यावर्तन क्या है? दोस्तों, यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सस्यावर्तन क्या है। तो इसका सही उत्तर है कि सस्य आवर्तन से तात्पर्य मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए चुने हुए खेत में विभिन्न को बारी बारी बोने से होता है। इस प्रकार सस्यावर्तन के द्वारा ऐसे खेतों की उर्वरता भी बनी रहती है जिनमें लगातार कोई ना कोई फसल खड़ी रहती है। यह विधि उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है जहां जनसंख्या के दबाव के कारण खेती के लिए भूमि कम रह गई है। यह विधि संसार के अधिकतर देशों में अपनाई जाती है। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। यह भी दोस्तों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पूरी क्लास में जितने भी प्रश्न लाए हैं दोस्तों, प्रश्न आपके लिए छांट कर लाए गए हैं। यह प्रश्न सभी आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है कि मृदा संरक्षण में नियोजित चराई का क्या महत्व है? प्रश्न यह पूछ रहा है कि मृदा संरक्षण में नियोजित चराई का क्या महत्व है या नियोजित चराई का मृदा संरक्षण में क्या योगदान होता है। तो अगर इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसका सीधे उत्तर लिख सकते हैं कि अत्यधिक चराई से पहाड़ी ढालों की मृदा ढीली हो जाती है और जल इन ढीली मृदाओं को आसानी से बहा ले जाता है। इन क्षेत्रों में नियोजित चराई से वनस्पति आवरण को भी बचाया जा सकता है। इस प्रकार इन क्षेत्रों के मृदा अपरदन को भी कम किया जा सकता है। इसीलिए मृदा संरक्षण में नियोजित चराई बहुत ही अपना अहम भूमिका रखती है। अगला प्रश्न है कि कंटूर खेती पर टिप्पणी करिए। दोस्तों, यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कंटूर खेती क्या है या कंटूर खेती पर टिप्पणी करिएगा। तो आइए जानिए कि कंटूर खेती क्या है। तो तीव्र ढलान दार क्षेत्रों में संपूर्ण वर्षा जल बहुत शीघ्रता के साथ बह जाता है तथा उपजाऊ मृदा भी ऊपरी परत को भारी नुकसान पहुंचाता है। इन क्षेत्रों में खेतों की इलान के समांतर छोटे छोटे भागों में बांटकर सीढ़ी नुमा संरचना प्रदान की जाती है जिससे पानी का बहाव तीव्र नहीं हो पाता है और प्रत्येक खेत का पानी उस क्षेत्र में रुक जाता है। खेत में एकत्रित होने वाले पानी को खड़ीन एवं टांका बनाकर भर लिया जाता है तथा या एनीकट द्वारा सुरक्षित तरीकों से निकाल दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि वाटर सेट क्या है, इसके प्रकार लिखिए। दोस्तों, यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वाटर सेट क्या है और इसके प्रकार लिखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वाटर सेट की कि वाटर सेट आखिर है क्या। तो वाटर सेट जल ग्रहण क्षेत्र का एक ऐसा ही एक दूसरा नाम है अर्थात वाटर शेड या जल ग्रहण क्षेत्र का एक दूसरा नाम है और यह एक स्वतंत्र जल वैज्ञानिक इकाई होती है। इसे किसी भी विशेष जल धारा या नदी के जल निकास बेसिन या जल ग्रहण क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सरल शब्दों में कहा जाए कि वाटर शेड उस क्षेत्र को कहते हैं जहां से किसी नदी या जल धारा
जैसी विशिष्ट जल निकास प्रणाली के लिए जल आता है। वाटरशेड कुछ हेक्टेयर क्षेत्रफल के छोटे छोटे आकार का भी हो सकता है और बहुत बड़े आकार का भी हो सकता है, जिसका क्षेत्रफल कई हजार हेक्टेयर में होता है। तो बात करते हैं वाटरशेड के आकार की। तो वाटरशेड को आकार, जल निकास और भूमिका उपयोग पैटर्न के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यह 5 प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है वो होता है मिनी वाटरशेड, जो कि 1 से 100 हेक्टेयर के अंतर्गत आता है। यानी कि जो मिनी वाटरशेड होता है वो 1 से 100 हेक्टेयर के अंतर्गत होता है। दूसरा है माइक्रो वाटरशेड, यह 100 से 1000 हेक्टेयर तक होता है। तीसरा है मिली वाटरशेड, यह 1000 से 10,000 हेक्टेयर तक होता है। चौथा है सब वाटरशेड, यह 10,000 से 50,000 हेक्टेयर तक होता है। और पांचवा होता है मैक्रो वाटरशेड, जो 50,000 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि में होता है। उसके प्रश्न अगला है कि वाटर हार्वेस्टिंग के लिए किस प्रकार के स्थान का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न आप कहीं पर नोट करना चाहते नोट कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो हम आपको वीडियो की PDF टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, जिसे आप डाउनलोड करके PDF ले सकते हैं। और आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसे क्लिक करके आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रश्न है वाटर हार्वेस्टिंग के लिए किस प्रकार के स्थान का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों यह प्रश्न का सही उत्तर है कि सामान्यतः वर्षा जल संग्रहण कहीं भी किया जा सकता है। अर्थात जो वर्षा का जल होता है वो कहीं पर भी एकत्रित किया जा सकता है, परंतु इसके लिए वे स्थल सर्वदा उपयुक्त होते हैं जहां पर जल का बहाव तेज होता है और वर्षा जल शीघ्रता से बह जाता है। इस प्रकार वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित स्थानों के लिए सर्वथा उपयुक्त होते हैं, जैसे कि नंबर 1 कम भूजल वाले स्थल जहां भूजल की कमी है। दूसरा है दूषित भूजल वाले स्थान जहां भूजल है वो दूषित है। तीसरा है पर्वतीय विषम जल वाले स्थल। चौथा है सूखा या बाढ़ प्रभावित स्थल। पांचवा है प्रदूषित जल वाले स्थल। और छठा है कम जनसंख्या घनत्व वाले स्थल। सातवां है अधिक खनिज व खारा पानी वाले स्थल। आठवां है महंगे पानी व विद्युत वाले स्थल। जल संरक्षण क्यों आवश्यक है। दोस्तों यह जो प्रश्न है आपकी जो सब्जेक्ट है वर्षा आधारित कृषि एवं वाटर प्रबंधन का बहुत ही फेवरेट प्रश्न है कि जल संरक्षण क्यों आवश्यक है। क्योंकि इस सब्जेक्ट में यही बताया गया है कि जल को कैसे संरक्षित किया जाए, इससे होने यानी कि वर्षा आधारित कृषि किस प्रकार की जाती है। इस तरीके के जो प्रश्न आते हैं उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो यह है कि जल संरक्षण क्यों आवश्यक है। और दोस्तों अगर आप वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो जो प्रश्न है कि जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो यह है। सबसे पहले जानेंगे आखिर जल संरक्षण आवश्यक क्यों है या जल संरक्षण कहते किसे हैं। जल संरक्षण कहते कैसे, पहले इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो जल संरक्षण का अर्थ यह होता है कि पानी की बर्बादी तथा प्रदूषण को रोकने से है। पानी की बर्बादी किस प्रकार, जैसे कि मान लो कोई टंकी या टोटी है वो खुली है, पानी निरंतर बह रहा है, तो इसको पानी की बर्बादी अर्थात अनुपयोग यानी उपयोग के अतिरिक्त जो पानी का खर्च होता है उसको पानी बर्बादी कहते हैं। और प्रदूषण जैसे कि पानी में पन्नी या गंदगी इस तरीके की चीज़ों का मिश्रण ही प्रदूषण बन जाता है। तो जल संरक्षण का अर्थ यह है कि बर्बादी तथा प्रदूषण को रोकने से है। जल संरक्षण एक अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि जल ही जीवन है। या तो कोई जगह पढ़ा है और यह सत्य भी है, अगर जल है तो जीवन है, जल नहीं है तो जीवन नहीं है। इसलिए जल संरक्षण बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि अनिवार्य आवश्यकता है जल संरक्षण की। क्योंकि वर्षा जल हर समय उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि जब बारिश होगी तभी वर्षा का जल एकत्रित होगा और हर समय वर्षा नहीं होती, इसलिए वर्षा जल होता है वो हर समय उपलब्ध नहीं रहता है। अतः पानी की कमी को पूरा करने के लिए पानी का संरक्षण आवश्यक है। इसीलिए जो पानी का संरक्षण किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि अगर कहीं पर पानी की आवश्यकता है तो या कमी है तो उसके लिए जल संरक्षण किया जाता है। एक अनुमान के अनुसार विश्व में 350 मिलियन क्यूबिक मील प्रति लीटर पानी उपस्थित है। इसमें 97% जो भाग है वो समुद्र से घिरा हुआ है। बाकी जो है वो जिससे कि 3 तरीके से बटा हुआ है वो इस तरीके से, जैसे तरल जल, जो तरल जल है वो नंबर 1 पर आता है समुद्र, नदियाँ, झरने, तालाब, कुएं इत्यादि में है। उसके बाद ठोस जल, इसे बर्फ भी कह सकते हैं, वो पहाड़ों तथा ध्रुवों पर जमी हुई है। तीसरा जो है वो है वाष्प या बादलों में भाप, जो कि बारिश भी होती है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है वो यह है कि जल
कि दूषित होने से बचाने के लिए कौन कौन से कारक अपनाए जाने चाहिए या कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए। जल को दूषित होने से बचाने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो इस प्रकार है कि जल को सुरक्षित करने के लिए बहुत से उपाय अपनाए जा सकते हैं, जिनमें से निम्न इस प्रकार से हैं कि सबसे पहले घर की छत पर वर्षा का जल एक पाइप के माध्यम से भंडारण टैंकर में एकत्रित किया जाता है। क्या है कि घर की छत पर वर्षा का जल एक पाइप के माध्यम से भंडारण टैंक में एकत्रित किया जाता है। एक और तरीका यह है कि इन पाइपों को जमीन के गड्ढे में ले जाना चाहिए ताकि यह पानी भूमिगत जल का स्तर बनाए रखने के लिए सहायता कर सके। उसका जो दूसरा उपाय है वो यह है कि कूड़ा करकट, गंदे नाले, नालियाँ और सीवेज पाइप आबादी से दूर बड़े हौजों या गड्ढों में डाले जाएं, ना कि नदियों या तालाबों में। अगर नदियों में डाल दिया जाएगा तो जो गंदा पानी होता है वो नदियों को दूषित कर देता है। इसलिए जो कूड़ा करकट या गंदे नालियाँ हैं या सीवेज के जो पाइप हैं उनको आबादी से दूर बड़े बड़े हौजों या गड्ढों में डालना चाहिए, ना कि नदियों में। उसके बाद जो तीसरा उपाय है वो यह है कि ऐसे शौचालयों का उपयोग किया जाए कि जिसमें कम जल की आवश्यकता हो। क्या है कि ऐसे शौचालयों का उपयोग किया जाए जिसमें कम जल की आवश्यकता हो। चौथा इस प्रकार है कि वर्षा के पानी को एकत्रित किया जाए और उनका संग्रह स्थान शुद्ध रखा जाए, किसी भी प्रकार के प्रदूषण से उसे बचाया जाए। अर्थात जो वर्षा का पानी जहाँ पर एकत्रित किया जाए वह स्थान सुरक्षित और शुद्ध हो, ना कि वहाँ पर कोई गंदा स्थान हो, और उस स्थान की बार बार सफाई भी होनी रहनी चाहिए। अर्थात उस स्थान पर किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होना चाहिए। पांचवा है कि कुओं, तालाबों और नदियों की सफाई भी की जानी चाहिए। यह नहीं है कि अगर कुएं हैं तो उनकी सफाई नहीं हो। कुएं, तालाब और नदियों की भी सफाई निरंतर होनी चाहिए, जिससे कि जो पानी है वो सुरक्षित रहेगा। अगला प्रश्न है कि सूखा पर संक्षेप टिप्पणी करिएगा। दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि सूखा पर संक्षेप में टिप्पणी कीजिएगा। दोस्तों जो प्रश्न नंबर 4 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, उसकी आगे जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 3 की जानकारी लेते हैं कि सूखा पर संक्षेप में टिप्पणी करिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सूखा की, या कि सूखा है क्या। तो किसी भी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वर्षा में 25% या उससे ज़्यादा की कमी होने पर उसे आमतौर पर सूखे की स्थिति कहा जाता है। तो सूखे की स्थिति को कब कहा जाता है? किसी भी क्षेत्र में होने वाली वर्षा की सामान्य स्थिति उससे 25% या उससे ज़्यादा की कमी होने पर आमतौर पर सूखे की स्थिति कह दी जाती है। गंभीर सूखे की स्थिति ज़्यादा देर से अति आती है। जो गंभीर सूखे की स्थिति होती है वो ज़्यादा देर से आती है। गंभीर सूखे की स्थिति को हम तब कह सकते हैं जब वर्षा में 50% से अधिक कमी हो या 2 वर्षों तक निरंतर सूखे की स्थिति बनी रही हो। सिंचाई आयोग ने 1972 में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके अनुसार यह कहा गया था कि देश के वे क्षेत्र जहां औसत वर्षा 75 सेमी से कम हो, उस स्थान की कुल वार्षिक वर्षा में सामान्य से 25% तक परिवर्तन सूखाग्रस्त क्षेत्र कहा गया था। अब बात करते हैं सूखा के कारण, कि सूखा के कारण कौन कौन से हैं जो सूखा लाने में सहायक हैं। तो जो पहला कारण है वो यह है कि सूखे का आगमन धीरे धीरे होता है और इसके आगमन तथा समाप्त होने का समय तय करना कठिन होता है। ये जरूरी नहीं कि सूखा कब आएगा और कब तक रहेगा, ये कहना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वर्षा का गिरता स्तर और गिरता हुआ भूजल, क्योंकि जब बारिश नहीं होगी तो उसका जो स्तर वो गिरता जाएगा, साथ में भूजल स्तर भी गिर रहा है। सूखे कुएं, सूखी नदियां और जलाशय तथा अपर्याप्त कृषि उपज सूखे के आगमन की चेतावनी देते हैं, यद्यपि सूखा एक प्राकृतिक आपदा है। अब बात करते हैं कि सूखा हेतु जो मुख्य उत्तरदायी कारक हैं वो कौन कौन से हैं। सूखे के जो स्थिति लाने में जो सहायक कारक हैं वो कौन कौन से, तो उनकी जानकारी लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे कि वीडियो आपके सभी दोस्तों के पास पहुंच सके और उनके लिए भी लाभदायक साबित हो सके। जो पहला कारक है वो है भूमि प्रबंधन की उपेक्षा। दूसरा है कि सिंचाई की पारंपरिक स्रोतों जैसे तालाब, कुओं और टैंकों की उपेक्षा। तीसरा है सामुदायिक वनों का विनाश। चौथा है कि वन विनाश से प्रकृति जल धाराओं का सूखना, वर्षा कम होने से भूमि जल स्तर का नीचे जाना और नदियों का जल स्तर भी गिरना। पांचवा है कि पशुओं
के लिए चारा संकट, और छठा है कि अनिश्चित क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था का अस्त व्यस्त हो जाना। सातवां है कि फसल चक्र में तीव्र परिवर्तन, सूखे के कारण फसल चक्र में भी तीव्र परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं सूखा के प्रभाव कि अब सूखे के जो प्रभाव हैं वो किस प्रकार से पड़ते हैं, ये दिखाई देते हैं। तो प्रारंभ में सूखे का प्रभाव आधारित फसलों पर तथा बाद में सिंचित फसलों पर पड़ता है। सबसे पहले जो प्रभाव पड़ता है वो आधारित फसलें, उसके बाद सिंचित फसलों में पड़ता है। जिन क्षेत्रों में वर्षा को छोड़कर वैकल्पिक जल स्रोत कम है, जहां कृषि को छोड़कर अन्य आजीविकाएं कम से कम विकसित हों, वहां सूखे की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित सूखा होता है। सूखा आपदा का सबसे बड़ा असर देश के करोड़ों भूमिहीन किसानों, ग्रामीण कारीगरों, सीमांत कृषकों, महिलाओं, बच्चों और खेती से जुड़े मवेशियों पर भी पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं सूखे के बचाव, यानी कि सूखे से किस प्रकार बचा जा सकता है, उसके उपाय। तो पहला उपाय है वो यह है कि जल का बहुत बड़ा हिस्सा सिंचाई के काम आता है। सिंचाई तंत्र में जल का उचित प्रबंधन करके जल में की गई बचत सूखे में राहत दे सकती है। पहला कारण या पहला उपाय क्या है, तो जल का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो सिंचाई के काम आता है, वो हम सभी जानते हैं। सिंचाई तंत्र जल का उचित प्रबंधन करके जल की गई बचत को सूखे में राहत दे सकती है। उसके बाद जो दूसरा उपाय है वो यह है कि नहरों द्वारा अधिक सिंचाई से बचना चाहिए, ताकि जल स्तर के नीचे होने और मिट्टी के लवण व क्षार बढ़ने की समस्या पैदा ना हो। उसके बाद तीसरा है कि शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में शुष्क कृषि प्रणाली अर्थात ड्राई लैंड फार्मिंग सिस्टम तथा बौछारी सिंचाई, स्प्रिंकलर इरिगेशन, टपकन सिंचाई, ड्रिपर ट्रिकलर इरिगेशन की व्यवस्था सूखे का कारगर मुकाबला कर सकते हैं। अर्थात इस पद्धति से अगर खेत की सिंचाई की जाए जिसमें कि जो उपज होती है वो अधिक होती है और जो जल का खर्च होता है वो कम होता है। उसके बाद बात करते हैं चौथा उपाय। तो चौथा उपाय है वो यह है कि पौधारोपण द्वारा अर्थात सूखारोधी फसलों की किस्म पौधारोपण द्वारा सूखारोधी फसलों की किस्म की कृषि करके सूखे के प्रभावों को सीमित किया जा सकता है। पांचवा यह है कि प्रत्येक दिन आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले पानी की मात्रा पर अधिक ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम सभी लोग जो पानी क्षय करते हैं अधिक से अधिक वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जो प्रत्येक दिन पानी का उपयोग करते हैं वो उपयोग से ज़्यादा भी कर लेते हैं और उपयोग के बराबर तो करते ही हैं सभी लोग, लेकिन उपयोग से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आगे चलकर हम सभी के लिए आगे चलकर संकट का कारण बनेगा। इसलिए जो पानी का उपयोग है वो सीमित करना चाहिए, ना कि असीमित। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, जो कि दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मौसम विभाग ने सूखा को कितने वर्गों में विभाजित किया है। मौसम विभाग ने सूखा को कितने वर्गों में विभाजित किया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो यह है कि मौसम विभाग ने सूखा को 3 वर्गों में विभाजित किया है। जो वर्ग वो इस प्रकार है। पहला वर्ग है सामान्य सूखा। जब सामान्य वर्षा से यथार्थ वर्षा का विचलन 11 से 25% के मध्य हो उसे सामान्य सूखा कहते हैं। मध्यम सूखा उसे कहते हैं जब सामान्य वर्षा से यथार्थ वर्षा का विचलन 26 से 50% के मध्य हो। उसके बाद आता है प्रचंड सूखा। पहला क्या था, सामान्य सूखा, फिर था मध्य सूखा, अब आता है प्रचंड सूखा। जब सामान्य वर्षा से यथार्थ वर्षा का विचलन 50% या उससे अधिक हो उसको प्रचंड सूखा कहा जाता है। तो मौसम विज्ञान ने सूखा को कितने भागों में विभाजित किया है, तो मौसम विज्ञान ने सूखा को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग है सामान्य सूखा, दूसरा है मध्यम सूखा और तीसरा है प्रचंड सूखा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की कि प्रश्न नंबर 5 क्या है। जी हाँ दोस्तों, यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मौसमी सूखा क्या है या मौसमी सूखा किसे कहते हैं। तो मौसमी सूखा क्या है, तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मौसमी सूखा वह दशा है जब किसी क्षेत्र की सामान्य वर्षा से वास्तविक वर्षा 75% कम हो। यह सूखा वर्ष की मात्रा के अलावा वर्ष की प्रभाविता पर भी करता है। अर्थात जब 75% से कम वर्षा हो, अर्थात जब किसी क्षेत्र की सामान्य वर्षा से वास्तविक वर्षा 75% से कम हो, वह सूखा वर्षा की मात्रा के अलावा वर्षा की प्रभाविता पर भी करता है।
भारत में 118 सेमी औसत वार्षिक वर्षा होती है। विश्व के दूसरों देशों की तुलना में यह मात्रा काफ़ी अधिक है, लेकिन मानसून की अनिश्चितता, जेट स्ट्रीम और एल नीनो के कारण भारत के कई भाग सूखे से ग्रसित हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।